हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी और रियलिटी के अकॉर्डिंग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मॉडल पेपर नंबर 52 हल करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीडियो आप लोगों को लाइव सेशन के माध्यम से नहीं मिल रही है, बल्कि आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में ये वीडियो देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण है कि थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोगों से लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाया हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं अपलोडेड फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है? तो चलिए, जो आप लोगों का 51 नंबर का मॉडल पेपर हुआ था, उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं, उसको हम लोग 52 वाले मॉडल पेपर नंबर के अंतर्गत हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से आज प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मॉडल पेपर नंबर 52। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो प्रश्न है ये 32 नंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? 32 नंबर से प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये स्टेटमेंट के रूप में कई बार पूछा भी गया दोस्तों, और इसके लिए मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट लास्की महोदय का है। किसका है? लास्की महोदय का है। लास्की ने राज्य के संदर्भ में यह अपना कथन दिया था कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों, यह लास्की महोदय का है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जिन लोगों को पता है उनके लिए कोई बात नहीं, जो लोग अभी इस प्रश्न को नए प्रश्न के रूप में देख रहे हैं तो इसे जरूर से नोट कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 33। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा बाधा है? ठीक है? यानी कि एक स्वस्थ, एक अच्छे जनमत के निर्माण में कौन सा जो है बाधा उत्पन्न करता है? सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, या स्वतंत्र प्रेस, या सकारात्मक पत्रकारिता, या राष्ट्रपति के भाषण? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें कन्फ्यूजन बनता है और इसमें जो राइट आंसर बनेगा सांप्रदायिक जो प्रचार प्रसार है। यह दोस्तों कह सकते हैं कि एक स्वस्थ जनमत का जो कह सकते हैं निर्माण होता है, उसके अंतर्गत यह जो है उसमें बाधा उत्पन्न करता है सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। याद रखें, ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चुनाव के समय या सामान्य दिनों में सांप्रदायिक प्रचार प्रसार दृष्टिकोण की नीति जो है, यह धन बल बाहुबल का ये लोग प्रयोग करके स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर यदि देखा जाए तो स्वस्थ जनमत एवं प्रगतिशील व गत्यात्मक लोकतंत्र का आधार होता है। इसलिए कहेंगे हम लोग कि सांप्रदायिक प्रचार प्रसार जो है, यह जो है बाधा उत्पन्न करता है एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 34। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सामान्य निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, भारत में जब सामान्य निर्वाचन होता है तो उसके लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग के जरिए, या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या जनगणना आयोग द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जब सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो परिसीमन आयोग द्वारा दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सामान्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जो है ये परिसीमन जो आयोग है यह करता है दोस्तों। यह आयोग जो है भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। इस संबंध में आप देखेंगे तो अधिसूचना जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग जो है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न कह रहा है कि जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की? नेगेटिव सेंस में यह प्रश्न है दोस्तों। जॉन लॉक की पुस्तकों के विषय में दिया है। पहला इसमें दिया है पर्शियन लेटर वर्ष 1721 दिया है। बी है सहिष्णु पर पहला पत्र वर्ष 1689। तीसरा है शासन पर दो प्रबंध वर्ष 1690। और डी दिया है कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। तो 35 के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ये दोस्तों लॉक की पुस्तक नहीं है। ठीक है? यह जॉन लॉक की पुस्तक नहीं है दोस्तों। यह किसकी पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है।
पर्शियन लेटर वर्स जो कि 1721 में आई थी। बाकी ये जो 3 पुस्तकें हैं दोस्तों, यह जॉन लॉक की है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न है कि बेंथम के अनुसार निम्नलिखित में से सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं। तो दोस्तों बेंथम के अनुसार देखा जाए तो सुख दुख की प्राप्ति के लिए उसने कितने स्रोत बताए थे दोस्तों, 36 के लिए यहाँ पे आप लोगों का आंसर मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा इसमें किसी कंफ्यूजन भरा लोगों को आंसर देखने को मिले। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों उपयुक्ततावाद को एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है यह बेंथम को जाता है। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य के दो शक्तिशाली जिसे हम लोग सुख और दुख के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसके नियंत्रण में रखा है। बेंथम ने अपने उपयुक्ततावादी दर्शन के तहत उसने सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए थे, जिनमें से आप देखेंगे पहला उसने बताया था कि भौतिक स्रोत, दूसरा उसने बताया नैतिक स्रोत, तीसरा राजनीतिक स्रोत और चौथा धार्मिक स्रोत। तो इस अनुसार देखा जाए तो 4 इसने सुख दुख प्राप्ति के लिए स्रोत बताए थे किसने, बेंथम ने। तो फिर से याद कर लीजिए, भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक स्रोत, ये 4 स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न कह रहा है कि संप्रभु राज्य की अवधारणा को सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ किसने संयुक्त किया। दोस्तों जो संप्रभु राज्य की अवधारणा थी, इसको सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किसने किया था। मार्क्स ने, हाब्स ने, लॉक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 के लिए भी सभी लोग जानते हैं कि हाब्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाब्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों संप्रभु राज्य की अवधारणा को सामाजिक समझौते के साथ हाब्स ने संयुक्त किया था। हाब्स जो है राज्य को अपरिमित संप्रभुता, कह सकते हैं कि असीमित संप्रभुता प्रदान कर देता है और उसके विचार से व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना जरूरी हो जाता है। संप्रभु जो है उसके अनुसार शासक की शक्ति अंततः है, वह किसी भी सांसारिक जिम्मेदारी से जकड़ा हुआ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा, हाब्स। अगला प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न कह रहा है कि संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत आसान प्रश्न है। राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए जो आयोग की नियुक्ति का उपबंध किया गया दोस्तों, संविधान में किस अनुच्छेद में यह है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 और 346। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 344 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 344 में यह प्रावधान किया गया है कि राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य जो होंगे लोकसभा और 10 सदस्य जो होंगे राज्यसभा से होंगे। तो कौन सा आर्टिकल 344, यानी कि अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 39। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग ये लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा समय हमको देना नहीं है प्रश्न पे, केवल प्रश्न पढ़ना है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए गांधी, प्रश्न यह है कि गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं। 12 अध्याय थे, 15 थे, 18 थे या 20 थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्रैक्टिस सेट है, जिन लोगों को क्वेश्चन जो नया लगता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग रट डालिए, या इसको आप फिर से जो है कंटेंट के रूप में पढ़िए, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख डालिए। तो कुछ न कुछ जब आप करेंगे तो यह प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है कि गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं। तो याद रखिएगा 20 अध्याय। कितने हैं दोस्तों, 20 अध्याय हैं। दोस्तों 1909 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 20 अध्याय उसमें समाहित किए हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा, 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरकत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है। जेरेमी बेंथम है, हर्बर्ट स्पेंसर दिया है, जे.एस. मिल और थॉमस हॉब्स। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, जेरेमी बेंथम इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये जो बेंथम जी हैं, ये ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश एक तरह से राजनीतिक विचारक है।
दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 41 और ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभिकथन ए क्या है? लाभ के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। कारण इसके विषय में दिया है, इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। तो दोस्तों, इस अनुसार यदि देखा जाए अभिकथन और कारण को यदि हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो लाख के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों जो लाख है वह जो है संपत्ति के अधिकार की भी बात करता है। तो ये पहला हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। और जो कारण दिया है कि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये भी सत्य है और इसकी ये क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन जो बनेगा इस अनुसार दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि लाख के विचार में जो संपत्ति का स्रोत और श्रम है और इसी कारण वह न्यायोचित है। तो इस तरह व्यक्ति श्रम के जरिए पूरी पृथ्वी को अपनी उपभोग की वस्तु में बदल सकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो अभिकथन और कारण दिया है दोनों ही सही हैं और उसकी एक तरह से व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 42। यहाँ पे प्रश्न है कि रूसो के विचारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाई रूसो के 3 कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करना है। पहला कथन क्या है कि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। दूसरा इसके विषय में कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्रता में रह सकते हैं यदि वे स्वयं बनाए नियमों के अनुसार रहें। तीसरा कह रहा है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो दोस्तों, ये रूसो के जो है 3 कथन दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि कौन से कथन इसमें से सही हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि हम कथन की बात करें तो पहला जो दिया गया है दोस्तों कि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, रूसो के अनुसार। दूसरा जो दिया गया है इसमें कि मनुष्य स्वतंत्रता में रह सकते हैं यदि वे स्वयं बनाए नियमों के अनुसार रहें। दोस्तों, यह रूसो के विषय में स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा जो है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है, यह सत्य है दोस्तों। यानी कि इस अनुसार देखा जाए तो पहला और तीसरा करेक्ट आंसर बन रहा है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ठीक है, 42 के लिए। दोस्तों, रूसो के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा जो बनाए गए नियमों के अनुसार रहें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का पहला तीसरा इसमें सही हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 43 प्रश्न करेंगे। गांधीवादी के प्रमुख विचारों में निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, गांधीवादी के विचारों में आपको देखना है कौन कौन से हो सकते हैं। सत्य और अहिंसा है, समाजवाद है, पंचायती राज्य है, जाति विहीन समाज है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि इसमें आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोगों को लग रहा था कि चारों ही होंगे, लेकिन चारों नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि इसमें देखा जाए तो सत्य और अहिंसा ये तो गांधी जी के हमको गांधीवादी विचारधारा में देखने को मिलता है। समाजवाद भी देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद पंचायती राज भी देखने को मिलता है। जाति विहीन समाज की विचारधारा उनके हमको गांधीवादी दर्शन में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। यानी कि जो ऑप्शन बनेगा पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसमें देखिए ऑप्शन थर्ड ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों गांधीवाद के जो प्रमुख विचारों में देखा जाए तो दोस्तों हमको क्या क्या देखने को मिलता है? सत्य और अहिंसा, समाजवाद, पंचायती राज। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो उनकी थी सत्य के प्रयोग, उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा कि मेरे लगातार अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है और सत्य के मार्ग तक पहुंचने का उपाय केवल जो है अहिंसा है। तो इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 44।
प्रश्न है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसमें मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। 8 है, 10 है, 12 है या 14 है। तो दोस्तों याद रखिएगा 12 है। कितने हैं? तो याद रखिएगा मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 12 है। ऑप्शन जो बनेगा सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सी यहाँ पे याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों इसमें से 4 मंडलों के संयोग से बृहद राज्य मंडल का सृजन होता है। प्रत्येक मंडल में 3-3 राज्य आते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो बृहद राज्य मंडल में टोटल 12 राज्य आते हैं। तो सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से यह किसका कथन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह स्टेटमेंट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। इस तरह का स्टेटमेंट बेबर ने दिया या मार्गेंथाउ ने दिया या वाल्टज या किंसीजर ने दिया। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट जो दिया गया है बेवर के द्वारा दिया गया। दोस्तों किसके द्वारा? बेवर के द्वारा दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न है कि प्रजातंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है। दोस्तों प्रजातंत्र की जो सफलता है आपको बताना है कि इनमें से किस अधिकार पर निर्भर करती है। संगठन का अधिकार, आलोचना का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। बहुत आसान प्रश्न था दोस्तों और सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रजातंत्र की सफलता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता के अभाव में प्रजातंत्र के पूर्ण स्वरूप को पाना एक तरह से कह सकते हैं कि संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र की सफलता के लिए। यह दोस्तों अधिकार ठीक है निर्भर करता है किस पे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पर से 4 प्रणाली दी गई है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो प्रणाली है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली, समिति प्रणाली, मत प्रणाली या सार्वभौम मताधिकार। तो दोस्तों यहाँ 48 के लिए आप लोग जानते हैं कि सार्वभौम मताधिकार ये सब की बात करता है। ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकते हैं यदि जिन लोगों ने भी डी आंसर सोच रखा हो। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जिस प्रकार बहुसंख्यकों के हितों को अधिक महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के हितों को भी प्राथमिकता दी जाती है। अल्पसंख्यकों के हितों को विभिन्न पद्धतियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली, समिति मत प्रणाली। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के जो मत हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे डी जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 49। प्रश्न की यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। दोस्तों आपको बताना है कि यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। अरस्तू के द्वारा, रूसो के द्वारा, मार्क्स के द्वारा या हाब्स के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा यह होगा आपका आंसर। क्या प्रश्न था कि यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। तो रूसो, क्योंकि रूसो ही सामान्य इच्छा की बात करते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह रूसो का विचार था दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 50। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित है। तो सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न था कि इनमें से ये शायद 49 हो गया। ठीक, हाँ 49 हो गया। हम लोग 50 पे हैं। 50 नंबर का प्रश्न था,
प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे लोकतंत्र के जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं पूछा है दोस्तों। वी पैरेटो दिया है, जी मोस्का दिया है, रॉबर्ट मिचेल्स या डेविड स्टर्न। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा, प्रश्न था कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं, तो डेविड स्टर्न जो है दोस्तों लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पैरेटो, मुस्का, मिचेल्स ये लोग जो है लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित हैं। ये लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं और इसे निरर्थक मानते हैं। इनके अनुसार शासन जो होता है दोस्तों सद में कुछ ही लोगों के हाथ में होता है और अन्य जो होते हैं सदैव जो होते हैं सहयोगी की भूमिका में होते हैं। तो यहाँ पे पैरेटो, जी मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स जो है लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित है, डेविड स्टर्न नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 51। प्रश्न है कि कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। तो इसमें से बताना कि मौलिक विधि के रूप में से कौन मानी जाती है। आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि। तो 51 के लिए दोस्तों क्या आंसर बनेगा, संवैधानिक विधि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, संवैधानिक विधि। दोस्तों विधि किसी नियम संहिता को कहते हैं। क्या कहते हैं, विधि जो होती है कोई नियम संहिता होता है उसी को विधि कहते हैं। विधि जो होता है प्रायः अच्छे से लिखी हुई, कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन के रूप में होती है। समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए विधि बहुत आवश्यक होती है। राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में संवैधानिक विधि को माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में विधि के विधान का अर्थ विधाता द्वारा बनाया हुआ कानून ही होता है। तो संवैधानिक विधि है दोस्तों, यह जो है विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। कौन सी, संवैधानिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 52। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है। विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है, या शासन में स्थिरता, या निर्णय में शीघ्रता, या विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी तालमेल का अभाव। दोस्तों 52 नंबर का प्रश्न था और प्रश्न था कि कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है। तो याद रखिएगा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी तालमेल का अभाव जो है दोस्तों, यह एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष होता है। कौन सा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी तालमेल का अभाव। तो ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आप लोग नोट कर लें। आदेशात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपसी तालमेल की कमी देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण होता है। इसमें जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और न ही संसदात्मक शासन प्रणाली जैसे कार्यपालिका के सदस्य विधायिका एवं सत्ताधारी दल से चुने जाते हैं। तो इस हिसाब से डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 53। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सी जो सरकार है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक या संघात्मक। बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि संसदात्मक जो सरकार होती है दोस्तों, यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब यह है दोस्तों कि यदि सरकार के किसी एक मंत्री द्वारा कुछ भी गलत किया गया है तो उसके लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार की जो होगी उत्तरदायी होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 54। प्रश्न कह रहा है कि वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार का। वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान जो होता है दोस्तों, यह किस बात पर इंगित करता है। राज्य, संविधान, शासन या प्रशासन। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो करता है शासन को इंगित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान का तात्पर्य दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से लिया जाता है। यह शासन व्यवस्था जो है दोस्तों कह सकते हैं एक प्रकार से संसदीय शासन को इंगित करती है। संसदात्मक शासन की मुख्य जो विशेषताएं होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम मात्र के और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर देखने को मिलता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो होती है इनके बीच घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। कार्यपालिका के जो कार्यकाल होते हैं वह अनिश्चित होते हैं, कभी भी वह भंग हो सकती है। ठीक है, मंत्रिमंडल के कार्यकाल की जो है वह भी अनिश्चित होती है
और व्यक्तिगत इसमें उत्तरदायित्व भी देखने को मिलता है और प्रधानमंत्री जो है इसमें उनका नेतृत्व देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये 55 प्रश्न करें कि मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? जवाबदेहिता पर बल देता है, कुशलता या पारदर्शिता या स्वतंत्रता पर? तो दोस्तों मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है यह जो है स्वतंत्रता पे बल देता है। किस पे? स्वतंत्रता पे। ऑप्शन जो बनेगा डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है दोस्तों इसका अधिकृत व्याख्याता जो है ये मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर सरकार के तीनों अंगों के मध्य जो है शक्तियों को बांटा जाता है। जैसे आप देखते हैं यूएसए का संविधान दोस्तों सत्ता के पृथक्करण सिद्धांत से आशय कि शासन व न्याय से संबंधित शक्तियां जो होंगी वह अलग अलग हाथों में रहें और संबंधित विभाग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें, यानी कि यह सिद्धांत जो है मुख्य रूप से स्वतंत्रता पे बल देगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 56 प्रश्न है कि संघवाद का आदर्श स्वरूप यानी कि अथवा अभिष्ट रूप है। तो संघवाद का आदर्श स्वरूप द्वैत संघवाद है, सौदाकारी संघवाद है या नव संघवाद है या सहकारी संघवाद है? तो दोस्तों संघवाद का यदि आदर्श रूप की बात की जाए तो यह सहकारी संघवाद है। तो ऑप्शन जो बनेगा डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों संघवाद का आदर्श स्वरूप जो है एक प्रकार से सहकारी संघवाद होता है। संघात्मक शासन के लक्षणों को यदि हम देखें तो संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलता है, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, लिखित और कठोर संविधान देखने को मिलता है और न्यायपालिका स्वतंत्र देखने को मिलती है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 57 प्रश्न करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए अस्पृश्यता का अंत दोस्तों ये आर्टिकल 17 जो है ये इससे संबंधित है। ऑप्शन जो है ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख देखने को मिलता है। इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो दोस्तों यह क्या मतलब यह किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता कह सकते हैं एक प्रकार से भेदभाव से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 58 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? यहाँ पे अंतर समाप्त हो गया की बात कर रहा है दोस्तों 32 और 226 के लिए। रीट याचिका दिया है, न्यायिक पुनरावलोकन दिया है और रीट आधिकारिकता या लोकहितवाद। दोस्तों 58 के लिए यदि करेक्ट आंसर देखा जाए प्रश्न था कि अनुच्छेद 32 और 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया, तो दोस्तों लोकहितवाद के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों को नोट करने की बात यह है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मूल अधिकारों के हनन होने की स्थिति में याची सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकता है तथा अनुच्छेद 226 के तहत इन रीटों को जारी करने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय को भी है। लोकहितवाद के कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। लोकहितवाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि मूल अधिकार जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है। इसके माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता का हित जुड़ा हुआ है। इसी कारण दोस्तों लोकहित के कारण दोस्तों आर्टिकल 32 और 226 के बीच जो है अंतर समाप्त देखने को मिलता है। डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या भी आप लोग सुनते रहिए जिनमें आप लोगों को लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के राष्ट्रपति के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में या राजनीति के नीति निदेशक सिद्धांतों में या 9वीं अनुसूची में? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन
भारत का कौन सा जो संविधान का भाग है इसमें इसको शामिल किया गया है, ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा, राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोस्तों इसको शामिल किया गया है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं राज्य अपनी क्षमता अनुसार करेगा। यह प्रावधान किया गया दोस्तों, जो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और आर्टिकल कौन से 51 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 60। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं की बात किया दोस्तों। पहला दिया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। दूसरा, नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता। तीसरा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण और राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो दोस्तों आपको बताना कि कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंधित नहीं है, डीपीएसपी में संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। और इसके लिए आप लोगों को पता है कि राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, यह दोस्तों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंधित नहीं है। ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि राज्य की नीति निर्देशक जो तत्वों की बात की गई है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसकी बातें की गई हैं। तो यहाँ पे डी वाला जो है स्टेटमेंट इसके अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीन ऊपर के आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और ये है आज का हम लोगों का आखिरी प्रश्न, जो कि एक तरह से कूट संबंधी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, 62 नंबर का प्रश्न है। देखिए, एक तरफ सूची दिया गया 1 जिसके अंतर्गत दर्शन का नाम है, सूची 2 में निदेशक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये सूची 1 के अंतर्गत दर्शन के नाम में कल्याणवाद, समाजवाद, गांधीवादी दर्शन, अंतर्राष्ट्रीयवाद। सूची 2 के अंतर्गत निदेशक सिद्धांत में कुटीर उद्योग का संवर्धन, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, समान कार्य हेतु समान वेतन। ये बहुत आसान है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। दोस्तों कल्याणवाद की बात किया जाए तो बेहतर इसमें जो बनेगा हम लोगों का बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आंसर, यहाँ पे मतलब 2 इसका हो जाएगा। समाजवाद की बात किया जाए तो समान कार्य हेतु समान वेतन, तो यहाँ पे ये 4 नंबर आ जाएगा। गांधीवादी दर्शन दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि कुटीर उद्योग का संवर्धन की बात की गई है, तो ये 1 नंबर। और अंतर्राष्ट्रीय जो वाद है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, यहाँ पे 3। तो देखिए आपका 24 और 13 बन रहा है। 24 और 13 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का था आज का मॉडल पेपर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया, शायद 29 ही रहे हों मेरे ख्याल से, क्योंकि एक प्रश्न इसमें से स्किप था। ठीक है, तो मान के चलिए 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग लेकर चल रहे हैं। तब तक हम लोग लेकर चलेंगे 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला, जब तक कि आपके एग्जाम डेट अनाउंस ना हो जाए। और जब अनाउंस हो जाएगी तो हम लोग टोटल जो आपके एक सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन बनते हैं 60-62 जो भी, उस तरह की सीरीज को हम लोग लेकर चलेंगे। अभी हम लोग रिवीजन करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर अपना इस तरह से करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में और भी बेहतर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ये अपलोडेड फॉर्म में वीडियो है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लाइव होता तो पढ़ता। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो को आपने पूरा देखा है तो मुझे ज़रूर से यकीन है कि कुछ ना कुछ इसमें नया ज़रूर से देखने को मिला होगा। बहुत ज़्यादा नहीं तो ज़रूर कुछ ना कुछ, और यहाँ से कुछ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। और मैं यही कहूँगा कि जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।